नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और देश के विकास और उन्नति में कृषि का बहुमूल्य योगदान है। देश का विकास यानी आप सभी का विकास, और आप भी अपने कृषि संबंधी कार्यों को मौसम की परवाह किए बगैर पूरा करने में लगे रहते हैं और इसमें आपको जो भी समस्याएं आती हैं उन सभी का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और आज जैसे कि शुक्रवार है तो आज हम आपको खबरें खेती की और मंडी भाव तो दिखाएंगे ही, और आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ आपकी चिट्ठी में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। तोरैया का एमएसपी पिछले वर्ष के बराबर। भटिंडा में खाद्य प्रसंस्करण ट्रेनिंग तथा व्यापार इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित होगा। और चीनी उत्पादन में अब तक 47% की वृद्धि। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। भारत समेत पूरे विश्व में जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने देश में जैविक खेती के महत्व को रेखांकित करते हुए उसके प्रोत्साहन की आवश्यकता पर बल देने को कहा है। जैव विविधता में धनी होने के साथ देश में अपार प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने के कारण जैविक खेती के क्षेत्र में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में जैविक खेती और उसके व्यवहार को बढ़ावा देने की नितांत आवश्यकता है। वर्तमान में देश के 12 राज्यों में जैविक खेती हो रही है और 2 पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम और मिजोरम के कुछ ही वर्ष में पूरी तरह जैविक हो जाने की संभावना है। देश में कुल जैविक उत्पादन 12.4 लाख टन है, जबकि जैविक खेती के तहत कुल 7,23,000 हेक्टेयर भूमि है। खरीफ और रबी के बीच में आमतौर पर किसानों द्वारा लगाने वाली तिलहनी फसल तोरैया के एमएसपी की घोषणा कर दी गई है। सरकार ने तोरैया का एमएसपी पिछले वर्ष के एमएसपी के बराबर ही रखा है। सरसों की तरह ही तिलहनी फसल तोरिया का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित कर दिया है। आमतौर पर खरीफ और रबी फसलों के बीच के खाली समय में तोरिया लगाई जाती है। सरकार ने तोरिया का एमएसपी इस बार कोई बदलाव न करके पिछले वर्ष के एमएसपी यानी 3,020 रुपये प्रति क्विंटल ही रखा है। सरकार की योजना तिलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने की है, जिससे विदेशों में आने वाले खाद्य तेलों के आयात में कुछ कमी की जा सके। तोरिया का एमएसपी तय करते समय सरसों आदि अन्य प्रमुख तिलहन फसलों के दामों को भी ध्यान में रखा जाता है। बीते कुछ समय से सरकार के प्रयासों से तिलहन का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है। सिर्फ एमएसपी में बढ़ावा करने से तिलहन उत्पादन नहीं बढ़ा है, बल्कि साथ ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार तिलहन की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के कारण भी उत्पादन में फर्क आया है और इसमें वृद्धि बने रहने के आसार हैं। पंजाब सरकार ने भटिंडा में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण तथा व्यापार इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इससे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। पंजाब सरकार ने राज्य में किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से तथा बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए भटिंडा में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण तथा व्यापार इंक्यूबेशन केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। इस केंद्र को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करेगा और इससे खेती में घट रही आमदनी से निपटने में किसानों को मदद मिलेगी। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले इस केंद्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं को फलों, सब्जियों, मोटे अनाजों तथा अन्य फसलों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के विषय में खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे वे अधिक लाभ लेने में कामयाब हो पाएंगे। शुरुआत में जैम, जेली, अचार, जूस आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी और दूसरे चरण में बेकरी और कन्फेक्शनरी की ट्रेनिंग दी जाएगी।
राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इसका लाभ किसानों और बेरोजगार युवकों को मिलेगा। देश में इस बार चीनी का उत्पादन बीते वर्ष की तुलना में अधिक होने की संभावना है। 15 दिसंबर तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक चीनी उत्पादन बीते वर्ष की तुलना में 47% अधिक है। मौजूदा विपणन वर्ष में 15 दिसंबर तक चीनी उत्पादन में अब तक 47% की वृद्धि देखी जा रही है। अब तक चीनी उत्पादन 42.25 लाख टन हो गया है, जबकि बीते वर्ष समान अवधि में ये 28.77 लाख टन था। हालांकि इससे चीनी के एक्स फैक्ट्री दामों में गिरावट शुरू हो गई है। चीनी उत्पादन बढ़ने का प्रमुख कारण पेराई के लिए मिलों का बीते वर्ष की तुलना में इस बार जल्द चालू हो जाना माना जा रहा है। बीते वर्ष 15 दिसंबर तक 426 चीनी मिलें चालू थी, जबकि इस वर्ष 442 चीनी मिलें चालू हैं। चीनी उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि महाराष्ट्र में देखी गई है। महाराष्ट्र में अब तक 20.73 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि बीते वर्ष समान अवधि में ये आंकड़ा 12.96 लाख टन का था। उत्तर प्रदेश में भी बीते वर्ष के 3 लाख टन के चीनी उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 7.94 लाख टन का चीनी उत्पादन हुआ है। इस वर्ष कुल चीनी उत्पादन करीब 250 से 255 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के चीनी उत्पादन की तुलना में अधिक है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह से मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में सुबह के समय काफी घने कोहरे की संभावना है। दक्षिण तटीय तमिलनाडु सहित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश के आसार हैं। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की संभावना है। किसानों को सलाह है कि नमी को ध्यान में रखते हुए वे सरसों में सफेद रतुआ रोग की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि प्रकोप अधिक दिखाई दे तो डाइथेन M45 दवा की मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर या क्लोरोथालोनिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, हमें बेहद खुशी होती है जब देश के कोने कोने से आपके लिखे हुए पत्र और मेल्स हम तक पहुंचते हैं। तो हमें मालूम होता है कि आप किस तरह से हमारे कार्यक्रमों से लाभ उठा रहे हैं। आपके इन पत्रों और मेल्स में कृषि से जुड़ी हुई कुछ जिज्ञासाएं और कुछ समस्याएं भी होती हैं और उन सभी का समाधान करने की कोशिश करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो आइए देखते हैं आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल। प्राचीन काल से ही किसान सभी जीवों के पालन के लिए खेतों में अन्न उपजाता आया है। कभी कभी तो बैलों के न होने पर खुद ही हल जोतकर खेती करता आया है। सबकी भूख शांत करने वाला किसान कभी खुद ही भूख से त्रस्त रहता था। परिवर्तन समय का चक्र है और समय परिवर्तन के साथ साथ खेती और किसानों की दशा में भी सुधार आता गया। नई नई तकनीकें, नए नए अनुसंधान, नई नई खोजों से कृषि में प्रगति सी आ गई। आए भी क्यों ना,
क्या सभी को जीवन देने वाले किसान की स्थिति में सुधार नहीं आना चाहिए? जैसे कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेला इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। यदि ज्यादा लोग मिलकर एक दिशा में कार्यरत हों तो सफलता निश्चित है। आज शुक्रवार है और आप सभी किसानों ने मिलकर हमें खत लिखे और अपनी परेशानियों से रूबरू करवाया, तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपको हर मुश्किल से निजात दिलवाएं अपने विशेषज्ञों के द्वारा। स्वागत है आप सभी का आपकी चिट्ठी आपका ईमेल के इस अंक में, और हमारे हाथों में हैं आपके द्वारा लिखे हुए ढेर सारे पत्र और मेल्स, और आपकी इन कृषि से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करेंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BS तोमर, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हैं। तो अब हम पत्रों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं, और जो पहला पत्र हमने लिया है इसे लिखते हैं बबलू धाकड़, हरिपुरा, ज़िला कोटा, राजस्थान से। और इनकी ये समस्या है कि इनके यहाँ जो है वो चिकनी काली मिट्टी है, और जिसमें सोया, मक्का, उड़द, धनिया, गेहूँ इस तरह की फसल तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। और यहाँ पर कुछ लोग सब्जी और फूलों का उत्पादन भी कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि प्याज की सरल और सुलभ खेती ये किस तरह से करें। तो चलिए बबलू जी, आपकी इस समस्या का समाधान करते हैं और चलते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक के पास। प्याज की खेती में जो आपकी चिंता है, अंधाधुंध उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान भाई, जितनी आपकी फसल को या अपनी मृदा को इन पोषक तत्वों की मांग है, या फसल में अगर कीड़ों का आक्रमण है, बीमारियों का आक्रमण है, उनकी पहचान करके ही कीटनाशकों का या रसायनों का इस्तेमाल करना लाभकारी रहता है। निश्चित रूप से अगर आप अपनी मिट्टी की जांच करा लें तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपको कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या अन्य सूक्ष्म तत्वों का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात महत्व की ये है कि प्याज बढ़वार है, वो जिसकी जड़ों की जो बढ़वार है वो कम होती है, और ये 2 से 3 इंच की गहराई तक जाती है। इसलिए उर्वरकों का कम मात्रा में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है, और ये जो है मात्रा किसान भाई सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद उसमें दे सकते हैं, ताकि उनकी मात्रा का पूरा अधिकतम उपयोग प्याज कर सके। इस प्रकार से अगर बबलू जी आप प्याज की टिकाऊ खेती करना चाहते हैं तो आप उसमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद और जो निर्धारित मात्रा हैं DAP, जो फास्फोरस का एक स्रोत है, पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास या नाइट्रोजन के लिए यूरिया, या और दूसरे जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कीटनाशकों का कीड़ों की पहचान करके उनकी संख्या के आधार पे, आप उसको हम थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं, जब उससे ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तब उनको इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं। बबलू जी, हमें उम्मीद है कि प्याज को लेकर के आप जो जानना चाहते थे वो जानकारी आपको ज़रूर मिल गई होगी। और अब ये अगला पत्र जो है इसे हमने लिया है, और इसे लिखते हैं जगन्नाथ पटेल, अंतिम पटेल, ललित पटेल और शुभम पटेल, ज़िला खंडवा, मध्य प्रदेश से। और ये जानना चाहते हैं कि तुअर की फसल में इल्लियों का प्रकोप हो रहा है, तो इसके लिए कौन सी दवाई का इन्हें उपयोग करना चाहिए। तो चलिए आपकी इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए चलते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक के पास। पटेल सज्जनों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप 2 उपाय इसमें कर सकते हैं। पहला उपाय तो सबसे जो अच्छा उपाय है जो मेरी दृष्टिकोण में ये है कि आप ट्रैप्स लगाएं। ट्रैप में आप हेलीलोर का एक हेलीलोर, यानी कि इसमें हेलिकोवर्पा जो कीड़ा है वो नुकसान करता है, जो फली में छेद करता है, दाने को खा जाता है और उपज में कमी लाता है। और 1 एकड़ में आप 8 ट्रैप लगा करके मास ट्रैपिंग कर सकते हैं। जो इसके नर हैं उनको आप ट्रैप्स के अंदर बंद कर सकते हैं। इस प्रकार से जब खेत में आपकी तुअर की फसल में नरों की संख्या कम हो जाएगी तो मादाओं से वो निषेचन नहीं कर पाएंगे मिल करके, और उससे आगे जो है अंडा देने का काम कम हो जाएगा। एक तो ये उपाय आप अपना सकते हैं। और दूसरा उपाय, अगर आपके खेत में इसके साथ साथ आप जो हैं इल्लियों को नियंत्रण के लिए एक इमामेक्टिन बेंजोएट नामक एक कीटनाशक आता है, जो मिसाइल के नाम से भी कई जगह पे मिलता है, इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
पटेल बंधुओं, आपको पता चल गया होगा कि तुअर की फसल में इल्लियां लगने पर उसके प्रकोप से आप कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। और अगला पत्र जो है ये है सिरवा बांधा बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, और लिखते हैं भुवनदास जांगड़े। ये लिखते हैं कि सोयाबीन कटाई करने के बाद खेत में निर्भय किस्म के गेहूं की इन्होंने बुआई की है और इसमें ये निंदानाशक दवाई का उपयोग करना चाहते हैं, यानी खरपतवार को ख़त्म करने वाली दवा का ये उपयोग करना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी दवा और कितनी मात्रा में इनको उपयोग करना चाहिए। तो चलिए भुवनदास जी, आपकी इस समस्या का समाधान करते हैं और चलते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक के पास। हमारा यहाँ आपको बताने का प्रमुख उद्देश्य ये रहेगा कि आप ये 2 साल्ट होते हैं जो उसके अंदर होते हैं। एक होता है मेट सल्फोरान मिथाइल, और दूसरा जो कंपाउंड होता है इसमें साल्ट होता है वो सल्फोसल्फुरान। ये जो हैं दोनों इस प्रकार से मिलाए जाते हैं कि इसकी 16 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए प्रभावी होती है। और इसको जो है आप 125 से 150 लीटर पानी में घोल करके गेहूं की बुआई के 25 से 35 दिन के बाद, यानी कि पहला पानी देने के बाद और दूसरे पानी देने से पहले, और अधिकतम सीमा है कि आप 25 से लेकर 35 दिन के बीच में इस खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 16 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 125 से 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़का जा सकता है। और इस प्रकार से गेहूं की जो फसल है उसमें बुआई के उपरांत उगने वाले जो खरपतवार हैं उनको आप प्रभावी तरीके से नियंत्रित करके अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र है रविंद्र तोगड़िया का, लिखते हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से, और ये जानना चाहते हैं कि गेहूं की लेट वैरायटी उत्तर प्रदेश में जो होती है उसके विषय में जानना चाहते हैं कि वर्षीम की उन्नत बीज ये कहाँ से ले, और इसकी जो वैरायटी है वो अलग अलग आती है, तो उसमें जो समस्याएं हो जाती हैं उसका उपचार कैसे करें और उससे बचे कैसे। तो चलिए आपकी इस समस्या का समाधान करते हैं रविंद्र जी, और चलते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक के पास। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप गेहूँ की पछेती बुआई के लिए जो किस्में हैं उनमें DBW16, PBW73, HD3059, WR544 और एक बहुत पुरानी किस्म है HD2285। इनमें से जो हमारी जो किस्में हैं DBW16, DBW16, PBW373, HD3059 और WR544 ये नवीनतम किस्में हैं। आप इनको पछेती से अति पछेती बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी बिजाई के लिए मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि पछेती बुआई में आप बीज की मात्रा बढ़ा दें, यानी कि 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल करें, तो आप इन पछेती और अति पछेती किस्मों को इस्तेमाल में ला करके अपनी गेहूँ की फसल से अच्छी उपज ले सकते हैं। दूसरी जो आपका प्रश्न है कि बरसीम के अंदर जो है गलन का रोग आपको अक्सर तंग करता है। बरसीम में गलन के 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक तो इनका रूट रोट या स्टेम रोट। जो रूट रोट है उसके नियंत्रण के लिए आपको बुआई के समय बीज को उपचारित करके बोना है, और बीज उपचार के लिए आप बाविस्टिन या थीरम, ये 2 फफूंदनाशी हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए दवा की मात्रा रहेगी 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इसको उपचारित करके बुआई करें। तो आप जो ये रूट रोट का रोग है इससे होने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हैं। जहाँ तक बात है उन्नत किस्मों की, हमारे देश में मस्कावी, BL1, BL22 ये 3 सुधरी हुई किस्में हैं जिनका आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। BL जो है ये मस्कावी जो किस्म है इसका उच्च गुणवत्ता का बीज राष्ट्रीय बीज निगम का जो बीज विक्रय केंद्र है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में, वहाँ पर उपलब्ध है, और इसका जो मूल्य है वो 155 रुपया किलो है। आप कभी भी किसी भी कार्य दिवस में आकर के राष्ट्रीय बीज निगम के बीज विक्रय केंद्र से बरसीम का बीज लेकर के इसकी बिजाई कर सकते हैं। अगला पत्र हमने लिया है जो आया है बालोद छत्तीसगढ़ से, और लिखने वाले हैं आगमदास। ये लिखते हैं कि ये एक स्टूडेंट हैं और साथ में कृषि भी करते हैं। तो आगमदास जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कृषि में भी अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं।
और इनकी समस्या है कि इन्होंने अपने घर के उपयोग के लिए धान का भंडारण किया हुआ है, लेकिन उसमें चूहे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और बाज़ार में जो उपलब्ध है दवाइयाँ चूहे मारने की वो इन्होंने उपयोग की है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या उपचार करें कि इनको चूहों से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए आगमदास जी, आपकी इस समस्या का जल्दी से समाधान करते हैं और चलते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ के पास। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भंडारण के कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनको अपना करके आप चूहों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है कि आप अपने जो भंडारण कक्ष हैं उनके आसपास के जो जगह हैं उनको साफ रखें। उनमें अगर घास उगे हों उनको निकाल दें, या कूड़े के ढेर लगे हों या मिट्टी के ढेर हों उनको भी हटा करके साफ़ कर दें। पहला जो है ये होना चाहिए जिसको हम इंसेक्ट ये जो है रोडेंट प्रूफिंग कहते हैं। इससे कि जो चूहे हैं वो आपके भंडारण कक्षों में नुकसान करके यहाँ पे आश्रय ले लेते हैं। दूसरा है कि आप जो अपना भंडारण करते हैं उसको इस प्रकार से करें कि उनको वुडन की प्लेट्स के ऊपर रखें, नीचे ज़मीन पे आप अपने धान का भंडारण ना करें। उनको जो है ढेर लगा के रखें, स्टैक बनाएं, दीवार से हटा के रखें और अल्टरनेट डेज पे यानी कि दूसरे दिन पे आप उसमें झाड़ू लगाएं। अगर आपको कहीं चूहों का उनके जो अवशेष हैं उनके एक्सक्रीटा आदि के वो दिखाई देते हैं तो आप उसको पहचानने का प्रयास करें, और अगर वो नुकसान निरंतर कर रहे हैं तो आपको उनके दूसरे उपायों पे अपनाने की आवश्यकता है। आम तौर पे बाज़ार में जिंक फॉस्फाइड की पॉइजन बैट इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। आप जिंक फॉस्फाइड की गोलियां बना सकते हैं और उसकी 2% की मात्रा से आटा, तेल, गुड़ आदि मिला करके उसकी गोलियां बना करके आप रख सकते हैं जहां चूहों का आवागमन है। तो इस प्रकार से चूहों को नियंत्रित कर सकते हैं। रामचंद्र जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपकी सभी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान ज़रूर मिल गया होगा। और अब बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। इसे लिखा हुआ है बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भुवनदास जांगड़े ने, और ये जानना चाहते हैं कि अरहर में फल और फूल लगना शुरू हो गया है तो कौन सी दवाई का ये उपयोग करें ताकि फल अच्छे लगे और बीमारी का प्रकोप ना हो। तो चलिए भुवनदास जी, आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए चलते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ के पास। भुवनदास जी, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा। अगर आप अपनी अरहर की फसल से अच्छी उपज लेना चाहते हैं, एक तो आप जब पुष्पन होता है, फलियां बनती है, उस समय फसल में पानी ना दें। दूसरी जो बात है कि आपने हार्मोन्स या टॉनिक इस्तेमाल करने की इच्छा जाहिर की है। 2 ऐसे टॉनिक हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, मैं भी टॉनिक ही कहूँगा। एक प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है और दूसरा जो है ये फ्रूटीटॉन के नाम से मिलता है। बेसिकली इसमें NAA होता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है, और ये 50 से 100 ppm की मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका छिड़काव आप करके अपनी अरहर की फसल में फूलों से अधिक फलियां ले सकते हैं और अधिक उपज ले सकते हैं अगर आप इन फ्रूटीटॉन या प्लेनोफिक्स का 50 से 100 ppm का छिड़काव आप पुष्पन की अवस्था में करते हैं। किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने आपकी सभी समस्याओं और सभी जिज्ञासाओं का बहुत ही विस्तार से जवाब दिया। यदि कृषि से जुड़े हुए आपके और भी कोई सवाल हैं, कोई जिज्ञासाएं हैं, तो हमें पत्र ज़रूर लिखिए। हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन किसानों का कार्यक्रम है और कृषि संबंधी जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई अपनी हर समस्या दान हमारे कार्यक्रम से दें, ताकि वे अपनी आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। आशावान बने, मेहनत करें और अपनी हर समस्या के समाधान के लिए हमसे जुड़े, हमारा कार्यक्रम देखें। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर।
आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगले कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।